मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संडे यानी कि 23rd ऑफ मार्च एंड मंडे यानी कि आज यानी कि 24th ऑफ मार्च को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं विथ 23rd ऑफ मार्च। तो अभी काफी बड़े लेवल पे जो मुद्दा चल रहा है वो 2-3 मुद्दे हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो अभी चल रहा है, हर जगह न्यूज में भी आ रहा है, इज अबाउट द दिल्ली हाई कोर्ट जज जिनके घर पे, क्योंकि जब आग लग गई थी उस टाइम पे मदद के लिए पुलिस गई तो पुलिस को बहुत ही बड़े अमाउंट में कैश वहां से बरामद हुआ है, मिला है। उसके ऊपर पूरा प्रोब चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट भी एक आई थी जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि इस तरीके से कैश वगैरह मिला है और उसी के चलते इन जज का ट्रांसफर कर दिया गया है टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट विच इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां तक हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, इसी का आगे हम देखते हैं। अच्छा, हाल ही में एक लॉ कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, उन्होंने अटेंड किया था और ही अड्रेस्ड द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर एंड ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट लॉ एंड जुडिशरी। सो उनका ये कहना था कि धीरे धीरे करके सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, दे आर लूजिंग ट्रस्ट इन जुडिशरी which is a thing, yeah, which is a point of concern for all of us. So addressing the entire audience, he said कि the faith of the people in judiciary is eroding, मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। Speaking at the law conclave, उसका नाम था Justice Unplugged, Shaping the Future of Law। ये जो पूरा कॉन्क्लेव या मीटिंग या समिट जो है ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में हुई थी और इसको वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, वीआईटी चेन्नई ने साथ में कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया था। टू कोट हिम, ही सेड, unfortunately in recent times an average citizen is apprehensive about approaching courts fearing the unknown। हाल ही में हम देखें तो बहुत सारे इस तरीके से फर्जी और फ्रॉड केसेस निकल के भी सामने आ रहे हैं कि भाई किसी को परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया है इन द कोर्ट। सो उनका ये कहना था कि पीपल slowly have started mistrusting the judicial system and court system। उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, न्याय नहीं होगा। that is for sure fixed in their head now। they have raised concerns about, सबसे पहले delays, कि भाई एक बार आप कोर्ट के चंगुल में फंस गए तो वही तारीख पे तारीख देते जाएंगे और कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तब तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी लड़ते लड़ते। दूसरा, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है हमारी जुडिशरी, उसके बारे में। एक्सेसिबिलिटी, इट्स नॉट इजी टू एक्सेस आवर कोर्ट्स, इसके बारे में उन्होंने तीसरा इशू उठाया। एंड डेफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन सेम थिंग ओनली कि ओवरबर्डन्ड है कोर्ट्स और उससे डील करने के लिए, केसेस से डील करने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए वो नहीं है। लार्ज वेकेंसीज, काफी टाइम से बात चल रहा है कि हमारे जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन सुप्रीम कोर्ट इज 34 जजेस, 33+1। ये बहुत टाइम से बात चल रहा है कि भाई इसको बढ़ाने की जरूरत है बिकॉज अगेन द कोर्ट इज ओवरबर्डन्ड, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लोगों को ये भी लग रहा है कि जो ये पूरी की पूरी लीगल प्रोसीडिंग होती है इसमें करप्शन भी काफी हद तक शामिल है, तो ट्रांसपेरेंट अब उतना ज्यादा नहीं बची है। एंड इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि अभी हमने 1.5-2 महीने पहले की ही बात है, एक देयर वाज दिस पर्सन जिनके अगेंस्ट, उनकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट उनकी वाइफ ने या एक्स वाइफ ने केस फाइल किया था ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी वगैरह सब कुछ। एंड उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया था, ही वाज फ्रॉम बैंगलोर, वीडियो बना के इट वाज अ सुसाइड नोट फ्रॉम हिज साइड एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। तो इससे लोगों का काफी बड़े लेवल पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है। एंड लास्ट में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फॉल्स केसेस, अगेन आई थिंक द एंटायर जिस्ट या पूरे ये जो बोला जा रहा है कि भाई जुडिशरी के ऊपर से भरोसा उठ गया, इसका जो बेसलाइन है वो यही है कि जो फॉल्स केसेस, झूठे केसेस दर्ज हो रहे हैं कोर्ट में, उनका नंबर सडनली इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से लोगों का भरोसा उठ गया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें सिस्टमैटिक इश्यूज पे या सिस्टमिक इश्यूज पे, तो द प्रोसीजर एंड लैंग्वेज ऑफ लॉ मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट। हाल ही में बजट में एक नया टैक्स लॉ लेकर आए हैं और उसका पूरा पॉइंट यही था कि लोगों के लिए टैक्सेशन को समझना, खुद से पढ़ के, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था उसको खुद से पढ़ के समझ पाना इतना मुश्किल है कि आधे से ज्यादा लोग उसी से डर जाते हैं और इसलिए टैक्स फाइलिंग में इतना ज्यादा गैप दिखाई देता है लोगों में और उनको फाइन वगैरह भरने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। सेम थिंग इज हैपनिंग इन कोर्ट्स।
जो हमारे लॉज हैं वो अगेन ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम। अभी हाल ही में हमने 3 लॉज को चेंज किया है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस को चेंज करके हमने उनको इंडियनाइज करा है, बट अदरवाइज ऑल द अदर लॉज वो मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और वही उस टाइम की इंग्लिश यूज की जाती है जो जनरली हमको स्कूलों में इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। अगेन इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग मोस्टली हिंदी या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है वो होती है। लोग डरते हैं क्योंकि वो आप खुद भी अभी अगर निकाल के किसी भी चीज का बेयर एक्ट पढ़ लो, उसमें ऐसे भारी भारी शब्द यूज होते हैं, ए फोर मेंशनड, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉन एब्सटैंटिव क्लॉज, ये सारी की सारी चीजें जो शब्द यूज होते हैं ना, तो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी लॉ को पढ़ के खुद से समझ भी नहीं सकता। तो जिस चीज को आप समझ ही नहीं सकते खुद से पढ़ के, उससे तो आप भागोगे ही। तो सबसे पहली तो ये चीज हो गई। इट मेक्स, जो लैंग्वेज है और प्रोसीजर है, इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। एक बार अगर केस फाइल हो गया होता है तो कई बार लिटिगेंट्स का मतलब होता है जिन्होंने केस फाइल किया, उनको ऐसा फील होता है कि उनका भाई डिस्प्यूट के ऊपर से पूरा ही कंट्रोल चला गया, क्योंकि हो क्या रहा है वो ही उनको समझ नहीं आता पढ़ के खुद से। उनको जब तक लॉयर नहीं समझाता यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तब तक दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। However, once the language barrier is reduced, access to justice improves. एक बार आप वो लैंग्वेज आसान कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली इंसान को भरोसा आ जाएगा कि भाई मेरे को पढ़ के समझ में आ रहा है, लॉ में ऐसा ऐसा लिखा है, दिस इज पनिशेबल, दिस इज रॉन्ग, हाँ मेरे साथ ये हुआ है तो आई अंडरस्टैंड व्हाट द केस इज। ऑटोमेटिकली एक्सेस जो होता है टू जस्टिस इट इम्प्रूव्स। तो उनका ये सजेशन था। He also noted that the judiciary does not adequately reflect the country's diversity. He emphasized that a more representative bench would enrich jurisprudence. उनका ये भी कहना है कि भाई बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे, हम बहुत सोशली भी डिफरेंट है अक्रॉस इंडिया, हम कल्चरली भी डिफरेंट है, हम इकोनॉमिकली भी डिफरेंट है, और जब हम एक बेंच की बात करते हैं ऑफ जजेस, दे आर अनेबल टू रिप्रेजेंट एवरी सिंगल स्ट्राटा ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसकी वजह से भी कई बार ऐसा, मतलब मैंने पर्सनली भी सुना है कि भाई कोई जज, अगर किसी जज के सामने केस लगा हुआ है, नेक्स्ट डे प्रेजेंट होना है, तो लॉयर इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई उन जज का सरनेम ये है और आपका सरनेम ये है, तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि आपको थोड़ा फेवरिज्म मिल जाए, हल्का, इस टाइप की बातें मैंने सुनी है। तो अगर बेंच में ही इतनी डाइवर्सिटी होगी कि एवरी पर्सन फील्स रिप्रेजेंटेड देयर, तो ऑटोमेटिकली वो जो दिमाग में एक रहता है ना कि हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट बायस हो सकता है, वो चीज बाहर निकल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट, सैल्यूटरी स्टेटमेंट्स एंड लिप सर्विस वुड नॉट हेल्प द कॉज। उनका ये भी कहना है कि भाई चीजें बोलकर, लोगों को बोल के कि हम समझते हैं, हम ट्राई करते हैं, इन सब से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ लिप सर्विस है जब तक कुछ करते नहीं है। मोर क्रिटिकली ही पॉइंटेड आउट द ग्लेयरिंग अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स एट ए टाइम फीमेल जजेस 2 या 3 से ज्यादा नहीं रही है, मैक्स टू मैक्स 3 से ज्यादा फीमेल जजेस एट अ टाइम अमंग 34 जजेस। दिस इज मतलब मिनिमल लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, विमेन रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक ग्लेयरिंग इशू है, कॉलिंग इट अ सिस्टमिक इशू दैट डिमांड्स अर्जेंट रिड्रेसल। उनका ये भी कहना था कि जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ड्यूरिंग माय टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन जजेस इन द हिस्ट्री। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 अमंग 33 जजेस आर फीमेल या विमेन जजेस। In a sharp critique of the entrenched nepotism and judicial appointments, former Chief Justice of India also highlighted how individuals with influential connections often enjoy undue advantages in career progression. Again, मैं कई बार जब क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि बॉलीवुड के बाद जुडिशरी में नेपोटिज्म है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू बी डिजर्विंग ऑफ समथिंग, अगर आप उस लेवल पे पहुंचे हो तो आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा, लेकिन आपके अलावा कई बार और भी बहुत सारे लोग डिजर्विंग होते हैं जिनको शायद उतना आगे का चांसेस नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू नेटवर्किंग और दे डोंट हैव कनेक्शंस। ये बहुत ज्यादा चलता है कोर्ट्स में। मैंने जब इंटर्नशिप की थी एज अ लॉयर, मतलब मैंने जब लिटिगेशन में इंटर्नशिप की थी, मैंने ये बहुत देखा था कि कोर्ट में जिसके जितने अच्छे कनेक्शंस हैं, उनको अगर बार काउंसिल में प्रेसिडेंट की पोजीशन चाहिए, इफ यू हैव गुड कनेक्शंस, वेरी हाई चांसेस यू विल रीच देयर। अगर कोई इंट्रोवर्टेड इंसान है, बहुत हाई फंक्शनल, बहुत उमदा और बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन इंट्रोवर्टेड है, ज्यादा बातचीत नहीं करता, ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, वेरी लो चांस कि वो कहीं आगे करियर उसका प्रोग्रेस कर पाएगा। तो ये बहुत रैम्पेंट नेपोटिज्म की प्रॉब्लम ना जुडिशरी में भी है। सो दीज वर द फ्यू इश्यूज विच were addressed by a former Chief Justice of India in the law conclave.
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था कि डीलिमिटेशन जो होने वाला है 2026 के सेंसस के बेसिस पे, उस पे साउथ इंडियन स्टेट्स ने मिलके एक मीटिंग की है एंड दे फॉर्म्ड अ जॉइंट एक्शन कमिटी, जिसमें बेसिकली वो क्लैरिटी मांग रहे हैं कि भाई ये डीलिमिटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकसभा सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएंगी, और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। So, in a show of strength on Saturday, the leaders of several states vowed to stand together against what they termed the BJP's bid to reduce number of Lok Sabha seats in the southern states. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसको बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। डीलिमिटेशन में हो क्या रहा है, बेसिकली लोकसभा सीट्स एंड एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स डिवाइड होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले जो हम अगर बात करें 1971 तक के सेंसस में जहां फ्रीज कर दी गई थी नंबर ऑफ सीट्स, उस तक क्या होता था कि जिस स्टेट में जितना ज्यादा पॉपुलेशन, उनको उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलता था पर 10.1 या 10.2 लाख पीपल, वन रिप्रेजेंटेटिव वुड बी देयर। तो जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली उनको उतनी ज्यादा सीट्स अलॉट होती थी। 1971 में सरकार ने फ्रीज कर दिया था ये लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उन्होंने शिफ्ट किया था पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते और उसके साथ प्रोपोर्शनली नेटली सीट्स बढ़ाते जाएंगे तो भाई पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारी हाथ से बाहर है, जितने हमारे पास लोग हैं उतने रिसोर्सेस नहीं है उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे पूरा का पूरा ध्यान शिफ्ट किया, ठीक है। सरकार ने मेजर्स निकाले, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें की गई टू कंट्रोल इंडियाज पॉपुलेशन। अब सदर्न स्टेट्स में क्या हुआ, मोस्टली केरला, तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटका, यहाँ पे बहुत एफिशिएंट तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को लागू किया गया, तो इनकी पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी प्रॉब्ली स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार की बढ़ी। अब हो क्या रहा है, 2026 में सेंसस होने वाला है और उसमें बोला जा रहा है कि अगेन पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स दी जाएंगी, तो जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन है उनको कम सीट्स मिलेंगी। सदर्न स्टेट्स का ये कहना है कि भाई हमने तो सरकार की बात मानी ना, हमको बोला गया पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, हमने कंट्रोल की, अब हमारी पॉपुलेशन कम है उनके कंपैरिजन में, नदर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो हमारे साथ क्यों ये नाइंसाफी हो रही है कि हमको सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हमको कम मिल रही है, जबकि हमने तो सरकार की बात मानी। दैट्स व्हाट दे आर प्रॉब्ली अगेंस्ट, जिस चीज को वो बीजेपी का वेंडेटा बोल रहे हैं, एजेंडा बोल रहे हैं कि भाई ये सदर्न स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। द एंटायर पॉइंट इज, अगर आप साउथ इंडिया के स्टेट्स में जाते हैं वहां पे बीजेपी का बोलबाला काफी कम है, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स चलती रहती है। अच्छा, ये जो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑन फेयर डिलिमिटेशन बनाई गई है, इन्होंने डिमांड किया है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 1971 के ही सेंसस के बेसिस पे फ्रीज की जाए, और अगेन जो 1971 में फिक्स करके अभी तक फ्रीज्ड थी, फ्रोजन थी, उसको 25 साल और चलाया जाए। ये मीटिंग होस्ट की गई थी बाय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, जिनने पूरा ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, मिस्टर M.K. स्टालिन, एंड इट वाज अटेंडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ केरला, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उनका ये भी कहना था, मिस्टर स्टालिन का कहना था कि एनी reduction in the number of parliamentary seats on representation would invariably lead to a reduction in political strength. वोटिंग होती है, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां कम है, मान लो कोई दूसरा इंसान है, उसने अपने 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, आपकी तरफ से 2 ही गए, वोटिंग हुई तो भाई उनके पास तो ऑलरेडी 4 वोट हैं, आपके पास 2 ही है, तो वहां नंबर ऑफ सीट्स का कम होने का मतलब क्या होता है, आपके पास पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम है, ये तो ऑब्वियसली बात है। It is about our power, our rights and the interest of our future. With the reduction in representation, our states will have to struggle even to get funds we fully and rightfully deserve. अगर रिप्रेजेंटेशन वहां आवाज उठाने वाले ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कल को हमको फंड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। तो व्हाट दे आर डिमांडिंग इज बेसिकली कि जो 1971 के सेंसस में सीट्स फ्रीज की थी उनको 25 साल और फ्रोजन ही रहने दिया जाए, यानी 543 सीट से बढ़ाया ना जाए। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में बात कर रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा जी,
उनके अगेंस्ट एक सीजीआई ने 3 मेंबर पैनल बनाया। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि इस तरीके का कोई भी प्रोब करना होता है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले स्टेप में उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूरी तहकीकात करेंगे। ही विल ट्राई टू प्राइमा फेसाई ए सर्टेन कि भाई कोई इस टाइप के क्लेम्स जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इनकी कोई वेरासिटी है भी कि नहीं, यानी इनमें कोई दम है कि नहीं। देन ही प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट फिर अगेन ही वुड असर्टेन कि ये क्लेम्स इनके ऊपर कुछ आगे तहकीकात होनी चाहिए या नहीं। इफ ही इज कन्विंस्ड एंड इफ ही इज श्योर कि इसके आगे तहकीकात की जरूरत है, देन ही वुड फॉर्म अ 3 मेंबर पैनल। तो ये जो थर्ड स्टेज था 3 मेंबर पैनल, उस पर हम अभी आ चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन सैटरडे कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा इसमें होते कौन है ये भी हम डिसाइड कर चुके थे। 2 चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ एनी हाई कोर्ट एंड अनदर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इधर पे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एंड कर्नाटका हाई कोर्ट के जज। तो 2 चीफ जस्टिस एंड एक जज से मिला के ये पैनल बनाया जाता है। ये बेसिकली जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फाउंड इन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में जो आग लग गई थी उसमें बहुत बड़े अमाउंट में कैश बरामद हुआ है, ये आया कहाँ से, इसके ऊपर तहकीकात की जाने वाली है। दिस मूव कम्स विद इन 24 आवर्स ऑफ दिल्ली चीफ जस्टिस DK उपाध्याय सबमिटिंग अ रिपोर्ट प्राइमा फेसी ascertaining the veracity of the allegations and collecting details and evidence। अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने चीफ जस्टिस खन्ना को सबमिट की थी, उनका ये कहना था कि ऑन एग्जामिनिंग द इंसिडेंट रिपोर्टेड, जो मटेरियल अवेलेबल है और रिस्पॉन्स जो सामने वाले से रिस्पॉन्स मांगा था, दैट इज जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जस्टिस यशवंत वर्मा, what I find is that the commissioner of police Delhi in his report जो 15 मार्च को सबमिट की गई थी, उसमें रिपोर्ट किया था as per the guard posted at the residence of Justice Verma, जो डेब्री यानी कि जलने के बाद जो कचरा बचता है and other particular partially burnt articles were removed from the room where the fire had broken out in the morning। जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी by him only, prima facie it does not reveal the possibility of entry or access to the room by any person other than those residing in the bungalow, the servants, the gardeners and the CPWD personnel if any। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि जो ये कैश वगैरह बरामद हुआ है, इसमें जो मैंने प्राइमा फेसाई इंक्वायरी की है, उनका ये कहना था उसमें उस पर्टिकुलर रूम का एक्सेस जो उस जगह रहने वाले लोग हैं, जो उस जगह काम करने वाले सर्वेंट्स हैं एंड द CPWD, इनके अलावा किसी को पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि उस रूम का एक्सेस हो कि कोई जाके कैश छुपा दे। सो यस, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये जो कैश बरामद हुआ है बिलोंग्स टू द पर्सन लिविंग देयर ओनली। अच्छा, इसमें जस्टिस वर्मा से रिप्लाई भी मांगा गया था, बिकॉज अगेन ये जो प्रोब किया जाता है इसका जो ये 3 मेंबर पैनल बनाया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दे आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर बट दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जिसमें आता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यू हैव टू हियर द अदर पार्टी एज वेल। जस्टिस वर्मा ने नोट किया है इन हिज रिप्लाई दैट हिज कैश विड्रॉल्स वर डॉक्यूमेंटेड and allegations were baseless and had already scarred his reputation. To quote him, I would be grateful if an inquiry is made with respect to my functioning as a judge and what is the perception of the legal fraternity with regard to my integrity and honesty in the discharge of my judicial functioning. What baffles me is the complete absence of any sacks of allegedly burnt currency which were ever recovered or seized. We categorically assert that neither my daughter, private secretary or household staff were shown the so-called sacks of burnt currency. उनका ये कहना है कि भाई ये जो बोरे भर भर के बोला जा रहा है जले हुए नोट मिले हैं, ये ना तो मेरी बेटी ने देखा, ना मैंने देखा, ना मेरी सेक्रेटरी, ना ही किसी हाउस होल्ड स्टाफ ने। जो क्लेम किया जा रहा है एलिगेशंस में कि मेरे घर से मिले, हमको ना दिखाए गए, ना हमको कभी पता चला ऑलरेडी। और इतने सारे एलिगेशंस लगा के मेरी जो रेपुटेशन है वो तो बेसिकली मिट्टी में मिल ही चुकी है। तो ये दिस वुड बी गुड कि अगर पैनल बिठाया जाए और पूरा एलिगेशंस की तहकीकात की जाए, ताकि फुल एंड फाइनल साबित हो पाए कि आई हैव बीन ऑनेस्ट इन माय ड्यूटीज।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अच्छा, अगेन लॉ कॉन्क्लेव में बात करते हुए हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला है कि कोई भी जज वर्डिक्ट या डिसीजन इसलिए नहीं देते कि किसी को प्लीज या डिसप्लीज करने के लिए, दे जस्ट गिव द वर्डिक्ट विच इज अलोंग द लाइंस ऑफ जस्टिस. तो अगेन काफी सारे लोगों ने इस लॉ कॉन्क्लेव में बातचीत की, डिस्कशंस किए. दे डिस्कस्ड अबाउट लॉ एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एआई इंटीग्रेशन इन लॉ. दीज थिंग्स वर ऑल्सो डिस्कस्ड. आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज्यादा इस्तेमाल या यूज कर रहे हैं ऑफ एआई इन लॉ, इन मेकिंग देयर प्रोजेक्ट्स, डिसर्टेशन, एवरीथिंग. उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या प्रोज क्या कॉन्स हो सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी काफी डिस्कशन हुआ था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तावस्या नाम की एक आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप, इसको बोला जाता है क्रिवैक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट. तो क्रिवैक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं. क्रिवैक जो वर्ड है वो आया है, इट्स अ रशियन वर्ड, सोवियत यूनियन के टाइम पे यूज किया जाता है. क्रिवैक का मतलब होता है कटर, जो चीरते हुए किसी चीज को निकले. और ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट होता है ये बेसिकली होता क्या है, इट इज डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर. इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया जाता है. एंड बेसिकली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही शांति से अटैक करते हैं, पता भी नहीं चलता. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू रिड्यूस देयर रडार क्रॉस सेक्शन, मेकिंग देम हार्डर टू डिटेक्ट एंड ट्रैक. ये बहुत पास पहुंच जाते हैं दुश्मन के अटैक करने के लिए और दुश्मन को पता भी नहीं चलता. इसको हम बोलते हैं स्टेल्थ. बेसिकली छुप के वार कर पाना बिना पता चले. इसके अलावा जो क्रिवैक क्लास फ्रिगेट्स होते हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपना टू रिड्यूस देयर रडार क्रॉस सेक्शन विच मेक्स देम वेरी हार्ड टू डिटेक्ट. तो ये इंडियन नेवी में शामिल होने वाली इस तरीके की चौथी स्टेल्थ फ्रिगेट है. द लास्ट ऑफ द फोर फॉलो ऑन जो हमने रशिया से ली है, क्रिवाक स्टेल्थ फ्रिगेट, contracted from Russia, and the second one under construction at Goa Shipyard Limited with technology transfer. हमने basically रशिया से technology transfer लिया था. We are building it on our own. इसका नाम है तवस्या. Was launched into the water on Saturday by Miss Neeta Seth in the presence of Union Minister of State for Defense, that is Mr. Sanjay Seth. This launch is a defining moment in India's naval history, showcasing our technological capabilities and unwavering commitment to self-reliance. ठीक है. अच्छा, जो फर्स्ट टू फ्रिगेट्स थी उनका नाम था, द फर्स्ट वन वॉज त्रिपुत. इट वॉज लॉन्च्ड इन जुलाई लास्ट ईयर एज पर शेड्यूल, जो कि जीएसएल ने शिफ्ट किया था. जीएसएल इज सेट टू डिलीवर द फर्स्ट शिप to the Navy in 2026 and the second 6 months later. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कई बार लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में खास तौर पे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दीज नेवल या डिफेंस एक्सरसाइजेस. तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलके एक नेवी ड्रिल कंडक्ट किया है, उसका नाम है एक्सरसाइज वरुणा. यहाँ पे इंडिया ने अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय किया था. इंडिया की तरफ से गया था आईएनएस विक्रांत और फ्रांस की तरफ से आया था चार्ल्स डे गॉल. ठीक है, तो दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये, इंडिया एंड फ्रांस. तो दिस इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज. बाय टू, अगर दो से ज्यादा कंट्रीज होती है तो हम उसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बोलते हैं. तीसरा, ये किस तरीके की एक्सरसाइज है, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज. एयरफोर्स भी करती है, आर्मी भी करती है. दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज अ नेवल एक्सरसाइज. ओके, कहां पे कंडक्ट की गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो ये गोवा में कंडक्ट की गई थी, मार्च 19 से लेके 22 ऑफ मार्च तक. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. guys, just give me 1 second.
राइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको बोला जाता है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड किया गया है हाल ही में मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। बेसिकली ज्ञानपीठ अवार्ड करता क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग contributions to Indian literature. चाहे वो स्टोरीज के फॉर्म में हो, नॉवेल्स के फॉर्म में, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, एनीथिंग बेसिकली लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला, जो इनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर हिज नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन सैटरडे, विनोद कुमार शुक्ला, द रायपुर बेस्ड पोएट राइटर, कॉल्ड द रिकॉग्निशन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका ये कहना था, दिस इज अ बिग अवार्ड in my life, it gives me a sense of responsibility. He is the 12th Hindi writer and the first ever from Chhattisgarh to receive Gyanpith Award, that is India's highest literary award. अवार्ड में 11 लाख रुपए, एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ सरस्वती माँ, द हिंदू गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड साइटेशन, दिया जाता है। उनका नाम फाइनलाइज किया गया था, ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमिटी एक अलग से एग्जिस्ट करती है, विच इज चेयर्ड बाय एमिनेंट स्टोरी टेलर एंड ज्ञानपीठ अवार्डी प्रतिभा रे। उस कमिटी ने डिसाइड किया था। अच्छा, उन्हें काफी सारे पोएम्स वगैरह, एंड ही हैज पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ वर्क्स, जिसमें द मोस्ट फेमस वंस आर हिज पोएट्री कलेक्शन लगभग जय हिंद was published. Over the years he has penned several other well received poetry collections, जैसे कि कविता से लंबी कविता। उसके अलावा उन्होंने काफी सारी नॉवेल्स भी पब्लिश कर चुकी हैं। सो ही हैज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज एंड नॉवेल्स। फाइनली ही हैज रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड। So guys, that is all for the what all happened in the past 2 days. हम दोनों की ही मिलाकर important news discuss कर चुके हैं। Next I'm going to see you all tomorrow, that is Tuesday, और कल हम discuss करेंगे कि 25th of March को क्या क्या important हुआ, यानी 24th को क्या हुआ वो 25th के newspaper में discuss करेंगे। So thank you all for joining me today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.